गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो लास्ट टाइम हम लोगों का जो यूनिट 2 है उसका चैप्टर डन विथ यूनिट 2 चैप्टर 3 एंड टुडे वी सपोज टू स्टार्ट विथ यूनिट 2 चैप्टर 4। देखो, इन दिस यूनिट इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द जुरिसडिक्शन पार्ट। का मतलब क्या होता है कि इफ़ वी से लेट्स सपोज मैं अगर बोल रहा हूँ कि हम लोग कोई केस फाइल करते हैं, आपने बहुत बार देखा रहेगा कि सपोज अगर ट्रेन से अगर मोबाइल चोरी, तो एट व्हाट प्लेस दैट इज हैपेंड, है ना, वो देखेंगे हम लोग। एंड उसके बेस के ऊपर देन वो स्पेसिफिक पुलिस स्टेशन में जाके आपको केस फाइल करना रहेगा। एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग एट हियर एज वेल। क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग बताएंगे कि ओके हम लोग के पास कोई एक क्राइम अगर अटैक, तो वो कौन से लोकेशन पे हुआ है एंड वो लोकेशन किसके जुरिसडिक्शन में आ रहा है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल क्राइम्स, सो इन फिजिकल क्राइम्स अंडरस्टैंडिंग द जुरिसडिक्शन कि कौन से पुलिस स्टेशन का जुरिसडिक्शन आएगा, वेयर वी सपोज टू फाइल द केस इज वेरी सिंपल। But at same point of time, when we talk about virtual cases, yes, sorry, when we talk about cases, so at that point of time, this is quite difficult to understand कि exactly किसका jurisdiction आएगा, because cyber वर्चुअल केसेस में jurisdiction आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, right? Because if crime is happening over internet, then how can you say, suppose अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऑनलाइन कोई एक मेरा बैंक अकाउंट अगर किसी ने एक्सेस करके उसमें से पैसा निकाल लिया, और एल्स मेरा क्रेडिट कार्ड किसी ने विदाउट माय परमिशन यूज़ किया, देन हाउ आई एम गोइंग टू से कि वो जो क्राइम है वो इंडिया से ही हुआ है, मुंबई या महाराष्ट्र से ही हुआ है। वी आर नॉट श्योर, राइट? So it means कि when we are not sure about कि the crime is happened from which place, so it's quite difficult to define the jurisdiction, and that is the main reason we are talking about a whole complete different chapter in cyber law, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कहाँ पे किसका कब jurisdiction अप्लाई होगा। So यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, द इंटरनेट कॉजेज डिसअपियरेंस ऑफ फिजिकल बाउंड्रीज। देर आर नो बाउंड्रीज, एनी वन कैन एक्सेस एनी रिसोर्स और एनी थिंग कैन हैपन फ्रॉम एनी प्लेस अराउंड द वर्ल्ड। सो द क्वेश्चन अराइजेज जुरिसडिक्शन, किसका कभी जुरिसडिक्शन लगेगा, एंड द एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ जुरिसडिक्शन इज रिडंडेंट फॉर द साइबर वर्ल्ड बट इन अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स। सो सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेज़ॉन से शॉपिंग कर रहा हूँ। अब अमेज़ॉन से जो मैंने शॉपिंग किया वो मैं, ठीक है, द शॉपिंग ऑन अमेज़ॉन हैपन फ्रॉम मुंबई एंड उसका डिलीवरी जो है वो मैंने सपोज राजस्थान में लिया है, एंड जिसने डिलीवर किया ये प्रोडक्ट वो सपोज बिलोंग टू दिल्ली। सो नाउ 3 प्लेसेस आर इन्वॉल्व। ऑर्डर कहाँ से प्लेस हुआ है, मुंबई। ऑर्डर डिलीवर कहाँ पे हुआ है, क्या बोला मैंने, कोई तो एक प्लेस बोला, कोई तो एक प्लेस पे डिलीवर हुआ है एंड हाँ, राजस्थान। देन जो ऑर्डर जहाँ जिसने डिलीवर किया है वो प्रोडक्ट वो दिल्ली है। सो नाउ 3 प्लेसेस आर इन्वॉल्व, मुंबई, राजस्थान एंड दिल्ली। अब इसमें से आई कैन फाइल केस एट एनी ऑफ दिस प्लेसेस। अब यहाँ पे जो मेन जो कंसेप्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, जुरिसडिक्शन, ठीक है। सो अब क्या होगा, आई कैन फाइल केस इन बॉम्बे, बॉम्बे हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट या फिर राजस्थान का जो हाई कोर्ट या वहाँ का जो कोर्ट रहेगा वहाँ पे, क्योंकि 3 प्लेसेस पे हम took place, at 3 places this business took place। ऑनलाइन जो हम लोग ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, वन इज एट मुंबई जहाँ से पेमेंट हुआ या ऑर्डर प्लेस हुआ, सेकेंड इज राजस्थान जहाँ पे ऑर्डर डिलीवर हुआ, एंड थर्ड इज द प्लेस फ्रॉम वेयर ऑर्डर गॉट डिस्पैच्ड। सो 3 प्लेसेस आर देयर
एंड अगर दो कंपनीज की अगर हम लोग बात करते हैं, सपोज अगर मैंने कोई एक ईमेल सेंड किया है जिसके ऊपर हम लोगों का वर्चुअल जो डील होने वाला है उसकी डिटेलिंग है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम लोग के पास एक मैं किसी के साथ अगर एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा हूँ एंड ये जो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है ये हम लोगों ने ऑनलाइन एक दूसरे के साथ शेयर किया है, बराबर है। सो अब मेरा जो हेड ऑफिस है, सपोज दैट जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, ठीक है। एंड जब मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट का ईमेल रिसीव हुआ, वो मुझे रिसीव हुआ जब मैं चेन्नई में था, और जिसने मुझे ये ईमेल और एल्स जिसने मुझे ये डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट भेजा है वो पर्सन है दिल्ली में। तो नाउ मेरा हेड ऑफिस मुंबई में है, जब मैं एक्सेस कर रहा था दैट टाइम आई वाज इन चेन्नई, एंड जो पर्सन ने वो कॉन्ट्रैक्ट भेजा है मुझे, वो पर्सन कहाँ पे है, दैट पर्सन इज इन दिल्ली। सो नाउ 3 jurisdiction will be applicable here, 3 jurisdiction will be applicable। फर्स्ट jurisdiction कौन सा आएगा, सॉरी 3 jurisdictions नहीं आएंगे ये केसेस में। मेनली हम लोग jurisdiction जो है ना वो कहाँ पे अप्लाई होगा, जहाँ पे आपका हेड ऑफिस है, सॉरी यहाँ पे jurisdiction कहाँ पे अप्लाई होगा, जहाँ पे हेड ऑफिस है। और अगर मैं अमेजोन टाइप वेबसाइट्स के ऊपर अगर प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और मेरा बिजनेस अगर घर से ही चल रहा है, तो ऑफिस या हेड ऑफिस एंड दैट इज़ माय प्रोफेशनल एड्रेस एंड माय रेसिडेंशियल एड्रेस बोथ आर सेम, तो वो टाइम पे वहाँ का जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगा। सो दैट इज अब एवरीथिंग जो हम लोग ये चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे वही बोला है, क्वेश्चनिंग द जुरिस्डिक्शन एंड वैलिडिटी ऑफ द प्रेजेंट लॉ। आईटी एंड लीगल कम्युनिटीज हैव चैलेंज प्रेजेंट लॉ की ग्लोबल लेवल पे, जहाँ पे आपको क्या बोला है, रिस्क ऑफ वेबसाइट फेसिंग लिटिगेशन इन फॉरेन लैंड्स एंड कॉजिंग एक्सट्रीम हार्डशिप। अब देखो, एज पर द इंडियन रूल्स, एज वी नो आईटी एक्ट सेक्शन 67 पोर्नोग्राफी इज बैंड। ओके, टेल मी एग्जैक्टली विच सेक्शन जहाँ पे पोर्नोग्राफी बैंड है, आईटी सेक्शन कौन सा था, एनीवन? कोई एक तो रहेगा जिसने थोड़ा पढ़ा रहेगा। Which was that section? Section 60. Sure. Section 60 नहीं था। कौन सा सेक्शन था? We have 52 students. भाई arrest but no pun 79 या 67 था। 67 में ए बी सी कौन सा था? 67A, परफेक्ट, अमन गुप्ता, वेरी गुड। सो यहाँ पे देखो, वी हैव सेक्शन 67, रिमेंबर। इसके लिए ना नोट्स, अपने खुद के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में अगर ऐसे सेक्शंस आ गए ना एमसीक्यूज में या कहीं पे, तो याद नहीं रहेगा, सब कंफ्यूजन हो जाएगा। सो सेक्शन 67A हम लोग क्या बोल रहे हैं कि द accessing in India, as we know, there is a complication, है ना, थोड़ा बहुत weird case है in India, that accessing the porn material is not a crime, but uploading is a crime. Browsing is not a crime, sharing, storing or uploading is a crime. So now, if I say कि in India browsing this content is not a crime, so what I'll do, I'll update that website, or I'll upload the content, or website registration will be done outside the India. Let's suppose from Nepal or from Bangladesh or Sri Lanka or Myanmar, the neighboring country we have. So from this neighboring country, wherever this pornographic things are allowed, in neighboring country wherever this pornographic things are legal, or it where it's not creating that problems, so हम लोग क्या करेंगे, अपना डोमेन रजिस्ट्रेशन एंड वेब होस्टिंग जो है वो कंट्री के सर्वर से होगा। नाउ अगर कोई एक वेबसाइट, इफ यू हैव सच वेबसाइट विच इज एक्सेसिबल इन इंडिया, बट द कंटेंट ऑफ दोज वेबसाइट्स, registration, domain registration, as well as the web hosting जो परचेस हुआ है, if that is not from India, so India का jurisdiction अप्लाई नहीं होगा, we can not file case against that. but अगर उसका मेंटेनेंस अगर इंडिया से हो रहा है, the person, the
owner of that website, that owner belongs to India, he is a Indian citizen, एंड जो प्रॉफिट हो रहा है वो सपोज उसको इंडिया में रिसीव हो रहा है, या वेबसाइट के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई न्यू कंटेंट अगर अपलोड हो रहा है वो अगर इंडिया से हो रहा है, या उसका मेंटेनेंस का काम अगर इंडिया से हो रहा है, देन इंडियन जुरिसडिक्शन विल कम इन पिक्चर. आई होप दिस इज क्लियर. सो यहाँ द रिस्क ऑफ वेबसाइट फेसिंग लिटिगेशन इन फॉरेन लैंड्स, और इसमें क्या होगा, एक्सट्रीम हार्डशिप फॉलो होता है. सो आप देखो कि इंडिया में this is something weird situation. Now, inconsistent and harsh decision of a court on applicability of the law of cyber world. That's first thing. Then there are these two grounds are related to each other: present law of jurisdiction validity and relevance with respect to internet are attacked on the grounds of hardship for a website which are exposed to litigation. लिटिगेशन का मतलब फॉरेन लैंड के ऊपर ये हम लोगों ने कोई रूल्स ब्रेक किए एंड उसकी वजह से आपको यहाँ पे कोई लीगल एक्शंस फॉलो करने पड़ रहे हैं. अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं वाई वी आर फॉलोइंग और वाई वी आर फेसिंग सम लिटिगेशन. उसके बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, उसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं. ठीक है, सो वो रीजंस क्या है, अब वो आपको समझना है या वो आपको देखना है. सो इसके वो प्लेस का जो हम लोगों के लोकल एक्शंस या लोकल पॉइंट्स जो है वो पता होने चाहिए. नाउ यहाँ पे क्या बोला, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द इंटरनेट गिव्स अ प्लेटफॉर्म टू रीच एवरी कस्टमर. अब ये जो आपका कस्टमर के पास एज एंड व्हेन वी ट्राई टू रीच एट ईच एंड एवरी कस्टमर, दैट मीन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोकेशंस पे यू सपोज टू सेट अप योर बिजनेस. सो द इंटरनेट रीचेज एवरीवेयर एंड एनीवेयर, फ्रॉम एवरीवेयर एंड एनीवेयर. वो ये jurisdiction invitation from the foreign courts depends on the intent, that is the intention and the activities of the website. So now if some websites are only accessible in India, उनका कोई फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पे नहीं है, सो वो टाइम पे इंडिया का जुरिसडिक्शन उस पर अप्लाई होना बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है, इंडियन जुरिसडिक्शन कब पिक्चर में आएगा, लाइक वी हैव फेसबुक, व्हाट्सएप, जिनके हेड ऑफिसेस, उनके ऑफिसेस, उनके बिजनेस ऑफिसेस वो यहाँ पे है, पेमेंट्स यहाँ पे हो रहा है. नाउ द ग्रीवांसेस दैट वेबसाइट्स कुड हैव टू फेस लिटिगेशन एनीवेयर एंड एवरीवेयर इज ऑल्सो. अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है. अब यहाँ पे कभी हम लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ये हम लोगों को खुद को नहीं पता है, और उसको समझने के लिए आपको क्या करना कि आपको वो जो सिचुएशंस है उसको समझना पड़ेगा कि वो सिचुएशंस क्या है एंड क्यों है वो, है ना. और उसको जब आप समझेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, द एवरीवेयर इट्स ऑल्सो फिक्टिशियस, मतलब हर एक जगह पे वो या तो इमेजिनरी है, ऐसा हो सकता है, इट्स इमेजिनरी राइट. हम लोग वही कर सकते हैं, हम लोग एग्जैक्टली ऐसा नहीं बता सकते कि हाँ ये होगा ही होगा या ऐसा कुछ होगा. वी डोंट हैव अ प्रॉपर आइडिया अबाउट दैट. हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग के पास वो जब एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, सो वो टाइम पे डिसीजन लेना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. सो यहाँ पे क्या बोला है, कमिंग टू सेकेंड ग्राउंड ऑफ इनकंसिस्टेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ द प्रेजेंट लॉ, it is important first to know the Indian law of jurisdiction and the decision of the court in US on jurisdiction over internet. So if we are dealing with some business, so वो टाइम पे आपको ये भी पता होना चाहिए इंडियन लॉ ऑफ जुरिसडिक्शन और बाकी कंट्री के लॉ, और उसमें भी स्पेशली हम लोग जो कंट्री के साथ डील कर रहे हैं वहाँ पे सिचुएशन क्या है ना. It is important to have a journey to the court in US as Indian judiciary is yet to be confronted with the issue of internet jurisdiction because these decisions are likely to have a persuasive value in our courts. Do they not? अब यहाँ पे क्या है, बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रहेंगे उसके, ठीक है. लेकिन जब आप देखो कि मोस्ट ऑफ कोई फॉरेन कंपनीज जो है
उनके साथ अगर हम लोग के क्लैशेस होते हैं, तो वो टाइम पे अगर हम लोग ऐसे फॉरेन जजमेंट्स का रेफरेंस लेके अगर हम लोग के डिसीजन देते हैं, देन दोज कंपनीज और दोज कंट्रीज कैन नॉट ब्लेम ऑन इंडिया कि वी आर डूइंग अ पार्शियलिटी or we are favoring our people more, and that's why there is not enough competitive ground for foreign players when it comes with the safety of the domestic players. तो इसके लिए हम लोग के पास इनके जो डिसीजंस है दोज आर नॉट बाइंडिंग ऑन अस, बट स्टिल वी कैन टेक द रेफरेंस ऑफ दिस केसेस टू गिव द डिसीजन इन आर केसेस. जैसे मैंने आपको बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली जेरोक्स सेंटर वर्सेस ऑक्सफोर्ड केस हुआ था. अब इसमें क्या हुआ कि जो जेरोक्स वाला था वो बहुत सारे नोट्स जो है वो वहाँ पे प्रिंट आउट उसका जेरोक्स निकाल के रखता था, सो दैट लॉ के, कॉमर्स के या फिर आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन जस्ट डायरेक्टली परचेज दोज नोट्स फ्रॉम देयर. अब यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े रेफरेंस बुक होते हैं और वो बड़े रेफरेंस बुक में से पूरा सारी चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ते. सो हम लोग का मतलब जो आर्ट्स या फिर लॉ स्टूडेंट्स रहते हैं उनको ये सारे रेफरेंस बुक में से 10, 50, 100 पेजेस इतना ही रिक्वायर्ड रहता है. So just to read 50 pages, I cannot purchase 1500 pages book which is worth of 3 or 4,000. है ना, 50 पेज के लिए मैं 3-4,000 थोड़ी इन्वेस्ट करूंगा. what will do, हम लोग खाली वो बुक में से उतने पेजेस का जेरोक्स निकाल लेंगे. तो अब जेरोक्स वाले के पास बार बार अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं यही सेम बुक लेके, सो व्हाट दे डू, आपने बहुत सारी जगह पे देखा रहेगा कि BMM या BMS के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके एक सब्जेक्ट के नोट्स जो है ना वो रेडी रहते हैं. दे कैन जस्ट गो एंड से कि ओके SYBMS का ये सब्जेक्ट का नोट्स दे दो टू जेरोक्स वाला, एंड जेरोक्स वाला ऑलरेडी गॉट द कॉपी ऑफ इट, सो दैट उसका और स्टूडेंट का दोनों का टाइम वेस्ट ना हो. एडवांस में कॉपी बना के रखता है. अब ऑक्सफोर्ड को पता चलता है, ऑक्सफोर्ड फाइल्स द केस अगेंस्ट दिस जेरोक्स सेंटर. अब जेरोक्स वाला जो है वो खुद से तो ये कॉपीज नहीं बना रहा था, स्टूडेंट्स जो है वो प्रोफेसर के बोलने पे वो बुक का जेरोक्स निकालने आ रहे थे. एंड द मेन रीजन कि आपको पूरे रेफरेंस बुक में से सारे पेजेस नहीं पढ़ने, लिमिटेड पेजेस ओनली आर रिक्वायर्ड फॉर आर सब्जेक्ट पर्पस और फॉर एग्जाम पर्पस. सो परचेसिंग दोज बुक्स इज टोटली नॉट अ लॉजिकल थिंग. सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गिविंग द जजमेंट इन जेरोक्स सेंटर्स फेवर, हम लोगों ने क्या बोला कि देखो इन USA द सेम केस वाज अपीयर्ड इन द ईयर 2009 और 2010, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम US कोर्ट जो है उसने क्या बोला कि इन दिस टेक्नोलॉजिकल एरा वी कैन नॉट अज्यूम कि एवरीवन कैन सिट एंड नोट डाउन दोज 50-100 पेजेस के नोट्स बनाए वो. सो इंस्टेड हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई आपको नोट्स नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली जेरोक्स या आपके पास फ़ोन है आप फोटो ले लोगे उसका. So if someone reproduces any reference book or any material which is less than 10% or equal to 10%, not greater than 10%, remember, less than or equal to 10% of that complete reference book, then that is allowed. Otherwise that is not allowed. तो वो टाइम पे कॉपीराइट वायलेशन कंसिडर नहीं होगा, अदरवाइज कॉपीराइट वायलेशन कंसिडर होगा. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको ऐसा ही कोई हम लोग पॉइंट बता रहे हैं कि वो टाइम पे हम लोगों ने वो जो US में हुआ था वो केस का रेफरेंस लेके जब ऑक्सफोर्ड एंड ये पब्लिशर्स के अगेंस्ट जब हम लोगों ने जजमेंट दिया, तो दे डोंट हैव मच टू क्लेम ऑन आर साइड, बिकॉज वो टाइम पे अगर आप देखेंगे कि हम लोगों ने उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं रखा था. हम लोगों ने क्या बोला कि आपके कंट्री में भी ये सेम इशू आया था, और वो टाइम पे वहाँ का जो कोर्ट है उन्होंने बोला था कि अगर आप पूरे रेफरेंस बुक का 10% या उससे कम पार्ट का जेरोक्स निकाल रहे हैं या उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम लोग कॉपीराइट वायलेशन कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज एवरीवन कैन नॉट परचेज फॉर लेस देन 10%, एवरीवन कैन नॉट परचेज अ कंप्लीट रेफरेंस बुक, है ना. ये हम लोग का पॉइंट था. सो यहाँ पे वही है. सो नाउ सिविल लॉ ऑफ जुरिस्डिक्शन इन इंडिया. सिविल लॉ मतलब छोटे मोटे जो हम लोग के जजमेंट्स रहते हैं प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस रिलेटेड जो पॉइंट्स रहते हैं, सो वहाँ पे जुरिस्डिक्शन कैसे आता है. तो यहाँ पे क्या बोला है, आपके जुरिस्डिक्शन के अंदर 3 पॉइंट्स आर गिवन हियर, पिक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर एंड टेरिटोरियल. सो सबसे पिक्यूनरी का मतलब क्या है, वी हैव डिवाइडेड आर कोर्ट्स, उनका जुरिस्डिक्शन जो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है.
लाइक इफ द अमाउंट डिस्प्यूट अमाउंट, दो पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया बिजनेस को लेके एंड दैट डिस्प्यूटेड अमाउंट इज मोर, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसका वो जो उसके जो कोई केसेस है वो हम लोग हाई कोर्ट में भेजेंगे। एंड अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट अगर कम है तो उससे नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहेंगे वहां पे जाएगा। एज jurisdiction implies jurisdiction based on monetary limits. For example, अगर the amount of dispute is above 5 lakh in Mumbai, तो हम लोग क्या करेंगे, मुंबई हाई कोर्ट में केस लेके जाएंगे, बराबर है। एंड अगर 5 लाख से अगर कम डिस्प्यूटेड अमाउंट है बिजनेस डील का जो भी है, तो वो टाइम पे विल गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये पॉइंट होंगे। देन सब्जेक्ट मैटर में देखो कि अगर हम लोग के पास नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट रहता है, देन डिवोर्स केसेस हैंडल करने वाले अलग प्लेसेस रहते हैं, देन सच डिफरेंट प्लेसेस वी हैव। सो उसके हिसाब से क्या होगा कि वी हैव डिफरेंट कोर्ट्स एंड उनके अलग जुरिस्डिक्शन रहेंगे। साइबर लॉ साइबर केसेस के लिए वी हैव डिफरेंट कोर्ट्स, है ना। एंड एग्जैक्टली सिमिलर वे फॉर डिफरेंट सच केसेस, प्रॉपर्टी केस के लिए आपके पास अलग कोर्ट रूम रहेंगे, है ना। सो ये पैटर्न जो है ये कंटिन्यूसली वर्कआउट होते रहता है। सो यहाँ पे वही आपको बोला है सब्जेक्ट मैटर के बेस पे, टेरिटोरियल बेसिस पे होगा। टेरिटोरियल हम लोग को पता है क्योंकि इफ समथिंग इज हैपन एट दिस प्लेस तो आपका जुरिस्डिक्शन कुछ ऐसा होगा, समथिंग इज हैपन एट दिस प्लेस तो उसका ये वहाँ पे जो कोर्ट रहेंगे उनका जुरिस्डिक्शन आएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर बिजनेस डील, अगर कोई एक बिजनेस डील जो है वो हम लोगों का अगर सपोज बॉम्बे में हुआ है तो वहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उसका जुरिस्डिक्शन लगेगा। और कोई एक हम लोगों का बिजनेस डील अगर दिल्ली में हुआ है तो दिल्ली हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लगेगा, है ना। ये वे में डिफरेंस आएगा। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि वी हैव फ्यू अदर थिंग्स, वी हैव CPC, सिविल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, जहां पे हम लोगों को क्या बोला है, जुरिस्डिक्शन विच इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो अगर मेरा कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल है, मतलब ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो अगर दिल्ली में तो उसका जुरिस्डिक्शन लगेगा, वो अगर मुंबई में तो वहाँ का जुरिस्डिक्शन लगेगा, है ना। तो सेक्शन 16 ऑफ CPC यहाँ पे क्या बोला है, कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग, मतलब आपने कोई एक हेड ऑफिस के साथ या कोई प्रॉपर्टी डील में अगर प्रॉब्लम किया है तो वो प्रॉपर्टी जहाँ पे है वहाँ पे आप केस फाइल कर सकते हो। सो वो यहाँ पे दिया है, वेयर रिलीफ इज ऑब्टेन फ्रॉम हिज ओबीडियंस कैन बी फाइल्ड इन द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द प्लेस वेयर प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। तो सपोज किसी ने एक सेम प्रॉपर्टी 2-4 लोगों को अगर सेल कर दिया है, सो वो टाइम पे क्या होगा, हम लोग वहाँ पे वो 2-4 प्लेसेस पे जाके केस फाइल नहीं करेंगे, जहाँ का कोर्ट रहेगा वहाँ पे केस फाइल होगा। सो वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स और कैरीज अ बिजनेस, वहाँ पे हम लोग का जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगा, ठीक है। सो यहाँ पे वही बोला है, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स वेयर इट इज अनसर्टन एज टू विद इन विच जुरिस्डिक्शन आउट ऑफ 2 और मोर कोर्ट्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड। सो वो टाइम पे हम लोग वहाँ पे डिफाइन करेंगे कि जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों का हेड ऑफिस मुंबई में, एक ऑफिस दिल्ली में, तो अब देखो कि आपके मल्टीपल ब्रांचेस है, तो वो टाइम पे हम लोग बता देंगे कि हम लोग सबके लिए कन्वीनियंट है कि अगर कोई भी फ्यूचर में अगर डिस्प्यूट होगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दिल्ली हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब हम लोग बता रहे हैं कि कोई एक कोर्ट का जुरिस्डिक्शन को हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं। अब कंप्लीटली एक्सक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, रिमेंबर, हम लोग लिमिट कर देंगे, हम लोग सिर्फ बता देंगे कि पॉसिबल रहेगा तब तक अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम लोग का हेड ऑफिस जो बॉम्बे में है और ब्रांच ऑफिस दिल्ली में, सो हम लोग क्या करेंगे, हेड ऑफिस जो स्टेट में या जो प्लेस पे या जो सिटी में सिचुएटेड है, सबसे पहले केस हम लोग वहाँ पे फाइल करेंगे। बट इट डजेंट मीन्स कि मेरा ऑफिस अगर दिल्ली में सिचुएटेड है दैट मीन्स आई कैन नॉट फाइल केस इन दिल्ली हाई कोर्ट, नो, ऑफकोर्स आई कैन फाइल, बट फर्स्ट प्रेफरेंस एज पर द अग्रीमेंट जो 2 पार्टीज में हुआ है उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोगों ने किसको दिया है, बॉम्बे हाई कोर्ट को। सो एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको हम लोग लॉ ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं, जिसमें कोई एक कोर्ट का जुरिस्डिक्शन को हम लोगों ने एक्सक्लूड किया है टिल 1 लिमिट।
बट वी कैन नॉट डायरेक्टली से कि वी हैव एक्सक्लूडेड कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में जाके केस फाइल ही नहीं कर सकते। कोई एक कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हम लोग ऐसे हटा नहीं सकते। आपने अगर कोई एक अग्रीमेंट में अगर ऐसे पॉइंट्स अगर मेंशन किए तो वो अग्रीमेंट ही पूरा नल एंड वॉइड कंसिडर हो जाएगा, वो अग्रीमेंट पूरा कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ नेक्स्ट आपको क्या बोला है, सेक्शन 18 ऑफ सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड मेंशंस दैट द एनी सूट और अ केस फाइल फॉर अ कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग डन टू अ पर्सन और टू अ मूवेबल प्रॉपर्टी if the wrong was done within the local limit of the jurisdiction of one court, the defendant resides or carries a business or a personal work for a gain within the local limit of jurisdiction of another court. So यहाँ पे मैंने क्या बोला कि हम लोगों का जो ऑफिस है वो दिल्ली में है ना, और जो क्राइम या फ्रॉड हुआ वो मुंबई में हुआ। सो वो टाइम पे अभी दो कोर्ट जो है उनके जुरिस्डिक्शन जो है वो अप्लाई होंगे। सो यहाँ पे वही आपको बताया, द प्लेंटिफ इन आइदर ऑफ द सेड कोर्ट, मतलब मुंबई, प्लेंटिफ मतलब जो केस फाइल करेगा, डिफेंडेंट मतलब जिसके ऊपर केस फाइल हुआ है। यहाँ पे देखो आपको वही दिया है, ए रिसाइडिंग दिल्ली एंड बीट्स बी इन कोलकाता। तो अभी ए ने बी को मारा, कहाँ पे मारा, कोलकाता में मारा। नाउ बी जो है वो आइदर कोलकाता या दिल्ली दोनों में से कोई भी कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, जहाँ पे जिसने उसको मारा वो दिल्ली में रहता है एंड जहाँ पे मारा वो कोलकाता प्लेस है। तो आप दोनों में से कोई भी एक प्लेस पे केस फाइल कर सकते हैं। सेकेंड आपको यहाँ पे बोला है, ए रिसाइडिंग इन दिल्ली पब्लिशेस इन कोलकाता अ स्टेटमेंट डेफेमेटरी, डेफेमेटरी मतलब डेफेमेशन है ना, मानहानि, ऑफ बी, बी में स्यू आइदर द कोलकाता और इन दिल्ली, जहाँ पे उसके ऊपर केस फाइल हुआ है, दोनों प्लेस अवेलेबल है। सेक्शन 20 बोला है ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड दैट द सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन। कहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे क्या बोला है, द डिफेंडेंट मतलब जिसके ऊपर केस फाइल हुआ है, और ईच ऑफ द डिफेंडेंट वेयर देर आर मोर देन वन। जैसे अगर मैं बोला कि हम लोग के पार्टनरशिप है, अब एक कंपनी में 4 पार्टनर है, मैंने चारों के ऊपर केस फाइल किया है। सो मल्टीपल डिफेंडेंट रहेंगे जिनके ऊपर केस फाइल हुआ है। सो एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सूट एक्चुअली एंड वॉलंटरीली रिसाइड्स और कैरीज ऑन अ बिजनेस और पर्सनल वर्क फॉर अ गेन। तो जहाँ जहाँ पे वो ये काम कर रहे हैं वहाँ का जुरिस्डिक्शन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। सो एनी ऑफ द डिफेंडेंट वेर देर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट, जब एक केस फाइल हुआ है तो उनका बिजनेस वॉलंटरी टेम्पररी कहाँ पे चल रहा है या एक्चुअली वो कहाँ पे रह रहे हैं, है ना, वो सारे प्लेसेस के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला, इन सच केसेस आइदर लीव ऑफ द कोर्ट इज गिवन, लीव ऑफ द कोर्ट मतलब वॉलंटरी, सपोज उनका काम जो है वो दिल्ली में चल रहा है और परमानेंट उनका जो एक्चुअल रेसिडेंट या ऑफिस है वो सपोज मुंबई में। सो वी कैन टेक लीव ऑफ कोर्ट फ्रॉम दिल्ली एंड वी कैन फाइल अ केस इन मुंबई। सो अब यहाँ पे क्या बोला है, डिफेंडेंट हु डू नॉट रिसाइड्स और कैरी ऑन अ बिजनेस और अ पर्सनल वर्क फॉर अ गिवन फॉर सेड इन सच अ इंस्टीट्यूशन द कॉज ऑफ एक्शन। अब कॉज ऑफ एक्शन का मतलब एक्चुअल जो प्रॉब्लम हुआ है वो कहाँ पे हुआ है वो फाइंड आउट करो और वहाँ का उनका जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगा। ये हम लोग पॉइंट पे बात कर रहे हैं। अ कॉर्पोरेशन शेल बी, अब देखो यहाँ पे शेल मतलब कंपलसरी आता है, डीम टू कैरी ऑन अ बिजनेस एट इट सोल और प्रिंसिपल ऑफिस। सोल मतलब मेरा घर और मेरा जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, हेड ऑफिस है, वो सब एक ही है, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है। एंड दूसरे में क्या है, प्रिंसिपल ऑफिस या हेड ऑफिस इंडिया में है या इंडिया के कोई एक स्टेट में, और बाकी के प्लेसेस कहीं और जगह पे है ना। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट एनी प्लेस वेर इट हैज़ ऑल्सो अ सबॉर्डिनेट ऑफिस एट सच प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ ट्रेडमैन इन कोलकाता एंड बी कैरीज ऑन अ बिजनेस इन दिल्ली। अब देखो दो प्लेसेस आ गए, एक ट्रेड पर्सन जो है वो कहाँ पे है, कोलकाता में, एंड बी का बिजनेस कहाँ चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। बी बाई हिज एजेंट इन कोलकाता बाइज अ गुड ऑफ ए एंड रिक्वेस्ट ए टू डिलीवर द सेम डिलीवर देम टू ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी। अब यहाँ पे देखो ये कंपनी पिक्चर में आ रहा है, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी, जिसको गुड्स जो है वो आपको डिलीवर करने हैं। नाउ ए डिलीवर्स द गुड्स अकॉर्डिंगली इन कोलकाता, ठीक है। ए अब क्या कर सकता है, बी के ऊपर केस फाइल कर सकता है। कहाँ पे फाइल कर सकता है, कि आपने मेरे पास से गुड्स के प्राइसेस जो है वो ज़्यादा लिए, तो वो केस जो है वो कोलकाता में फाइल कर सकता है जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन एक्चुअल में जनरेट हुआ है, और इन दिल्ली जहाँ पे बी का बिजनेस जो है वो चल रहा है। सो दो प्लेसेस पे दे कैन फाइल अ केस।
बराबर है। आई होप दिस इज वेरी सिंपल। सेम वे अब यहाँ पे क्या बोला है, ए जो है वो शिमला में रहता है, बी जो है वो कोलकाता में रहता है, एंड सी जो है वो दिल्ली में रहता है। नाउ ए बी सी बीइंग टुगेदर क्या है, वाराणसी में है। तो अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, ए बी सी ऑल थ्री आर एट वाराणसी एंड बी एंड सी मेक अ जॉइंट प्रोमिसरी नोट पेबल ऑन अ डिमांड एंड डिलीवर इट टू ए। नाउ अब देखो तीनों की प्लेसेस अलग अलग है, शिमला, कोलकाता एंड दिल्ली, एंड वाराणसी में उनका अग्रीमेंट हुआ है। सो अब ए जो है, ए कैन फाइल अ केस अगेंस्ट बी एंड सी एट वाराणसी, जहाँ पे आपका अग्रीमेंट साइन हुआ था, है ना, कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पे आया था। और ही में ऑल्सो फाइल अ केस एट कोलकाता जहाँ पे बी रहता है, और दिल्ली जहाँ पे सी रहता है। ठीक है, सो मल्टीपल कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन यहाँ पे आ जाएंगे। या फिर वी कैन से इन नॉन रेसिडेंट डिफेंडेंट ऑब्जेक्ट द सूट कैन नॉट प्रोसीड विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। सो आपको कोई कोर्ट के पास से लीव ग्रांट करना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर आप क्या कर सकते हैं, दूसरे कोई कोर्ट में अपना केस जो है उसको फाइल कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे ये जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए वो कौन से पॉइंट्स है, कॉज ऑफ एक्शन। नाउ क्या बोला, अ कॉज ऑफ एक्शन मीन्स द फैक्ट विच गिवन अ पर्सन राइट टू सीक द जुडिशियल रिलीफ। मतलब आपने कोई एक लीगल रूल्स जो बताए गए थे वो रूल्स आपने ब्रेक किए, सो इसका मतलब है कि कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइज्ड है, एंड उसके बेस के ऊपर आई कैन से कि आई कैन फाइल केस अगेंस्ट यू। सो कॉज ऑफ एक्शन इन अ लॉ इज सेट टू फैक्ट्स, मतलब आपके पास कुछ एविडेंस है, कुछ प्रूफ है, जिसके बेस के ऊपर यू कैन से कि वी हैव सफिशिएंट प्रूफ और एविडेंस और अ फैक्ट टू जस्टिफाई अ राइट टू फाइल अ केस टू ऑब्टेन सम प्रॉपर्टी, फाइन या एनीथिंग अगेंस्ट सम अनदर पार्टी। तो आपके पास उतने वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए। नाउ कॉज ऑफ एक्शन मीन्स अ बंडल ऑफ मटेरियल फैक्ट, जहाँ पे मेरे पास एविडेंस है कि ओके अग्रीमेंट में हम लोगों ने ये पॉइंट्स के ऊपर अग्री किया था, एंड यू हैव वायलेटेड दिस एक्स वाई जी पॉइंट्स, एंड हेंस नाउ आई एम फाइलिंग अ केस अगेंस्ट यू। हम लोग कभी भी किसी के ऊपर ऐसे ही केस फाइल नहीं कर सकते, देयर हैज़ टू बी सम वैलिड पॉइंट्स, रिमेंबर। सो यहाँ पे क्या बोला है, मटेरियल फैक्ट विच आर नेसेसरी फॉर अ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ मतलब जो केस फाइल कर रहा है, in order to entitle him to succeed in the suit. If anything is not true or everything which is not true would give the defendant a right immediate judgment in his favor would constitute the cause of action. Now, cause of action contains the circumstances forming infringement of rights. Infringement मतलब आपने कोई rights तोड़ दिए, है ना, वो infringement हो गया। Now, it does not, however, comprise of every piece of evidence which is necessary to prove each fact, but it is every fact which is to be proved. बाद में आपको करना पड़ेगा, एक केस फाइल करने के लिए आप बेसिक कोई पॉइंट्स बता के कॉन्ट्रैक्ट या एक केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे केस को कंटिन्यू मूविंग रखने के लिए आपको पूरा डिटेल वहाँ पे देना पड़ेगा कि आपने वो केस फाइल किया, कौन से बेसिस पे किया, और जो पॉइंट्स आपने वहाँ पे हाईलाइट किए थे, नाउ यू सपोज टू प्रूव दोज पॉइंट। Now, it is a settled legal principle that even if a minute part of the cause of action arise in a place, जैसे सपोज कि हम लोगों ने एक अग्रीमेंट साइन किया, तो हम लोग सिर्फ अग्रीमेंट साइन करने के लिए कोई एक प्लेस पे मिले थे, एंड देन वापस हम लोग अपना बिजनेस प्लेस जो था हेड ऑफिस वहाँ पे चले गए। सो दैट मीन्स हम लोग एटलीस्ट 1 आवर 5 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए तो कोई एक प्लेस पे मिले थे ना, तो वहाँ का कॉज ऑफ एक्शन जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। ये याद रखना है। सो वो सेम पॉइंट दिए, द कोर्ट ऑफ इंडिया हैव जुरिस्डिक्शन ओवर फॉरेनर्स बेस्ड ऑन कॉज ऑफ एक्शन, मतलब कोई फॉरेनर है, उसने अगर यहाँ पे केस फाइल किया है, या फिर हम लोग उसके ऊपर केस फाइल कर रहे हैं, कभी होगा वो जब अगर उसने यहाँ पे वी कैन से कि उसने यहाँ पे जो केस फाइल किया है वो टाइम पे, या फिर जो कोई क्राइम हुआ है या कोई फ्रॉड हुआ है उसमें इंडियन पर्सन कोई इन्वॉल्व होगा, तब ये पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे। सो इफ एनी क्राइम हैपन ऑन इंडियन पर्सन फ्रॉम द फॉरेनर, है ना, या फिर कोई बिजनेस डील हुआ है जो इंडिया में हुआ है कोई फॉरेनर के साइड से, तो वो टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कॉज ऑफ एक्शन इज अरोज हियर, सो वो टाइम पे वी कैन फाइल अ केस। सो ये वाले पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट 4.4 है, वहां पे क्या बोला है, जुरिस्डिक्शन एंड आईटी एक्ट। नाउ देयर आर सम प्रोविजन इन आईटी एक्ट 2000
जहाँ पे क्या बोला है, इफेक्ट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन इन डिस्प्यूट इन कनेक्शन विद द इंटरनेट, सो द कॉज ऑफ एक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस फ्रॉम वेयर अ पार्टी कम्युनिकेटेड। कॉज ऑफ एक्शन कौन सा रहेगा, जहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरे से कॉल पे या हम लोगों ने एक दूसरे को रिटर्न कम्युनिकेशन सेंड किया था। रिटर्न कम्युनिकेशन मतलब ईमेल या कुछ तो सेंड किया था, इंटरैक्ट किया था, है ना, बिजनेस डील्स कोई ऑपरेट किए थे, मनी ट्रांजेक्शन्स कुछ हुआ था। सो वो सारे कॉज ऑफ एक्शन होगा और वहाँ पे हम लोग केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे अभी क्या बोला है, इन आईटी एक्ट हम लोग के पास सब सेक्शंस है। नाउ देखो आईटी एक्ट सब सेक्शन कौन से है, 3, 4, 5, और मेन सेक्शन कौन सा है, 13। तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 13 सब सेक्शन 4, सेक्शन 13 सब सेक्शन 5 assume relevance in determining the place of cause of action। क्या बोला है, save as otherwise agreed or between the originator and the addressee। originator मतलब email अगर send हुआ है मेरे साइड से, एंड addressee मतलब email अगर डिलीवर हुआ है आपको, तो वो क्या हो गया, originator and addressee हो गया। An electronic record is deemed to be dispatched at a place where the originator has his place of a business। सो आपका समझो कि आपका हेड ऑफिस दिल्ली में है और उसके ब्रांचेस जो है वो चेन्नई, बैंगलोर, ये सारे प्लेसेस पे। तो अगर मैं आपको कोई एक ईमेल भेजूंगा फॉर अ बिजनेस पर्पस, तो वो मैं एड्रेस कहाँ पे करूँगा, हेड ऑफिस को ही एड्रेस करूँगा। अब आप उसको भले आप चेन्नई, बैंगलोर, आपके जो ब्रांच ऑफिस है वहाँ पे एक्सेस करो, लेकिन मैंने एड्रेस कहाँ पे किया था, हेड ऑफिस पे ही एड्रेस किया था। अब वो प्रोसेस कहाँ से हो रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो मैं वहाँ पे क्या प्रूव करूँगा कि मुझे जो ईमेल आईडी मिला था वो हेड ऑफिस का था और मैंने एड्रेस जो किया था ईमेल को वो हेड ऑफिस पे किया था। तो अगर डिस्प्यूट अगर कभी होता है तो मैं जो केस फाइल करूँगा हेड ऑफिस जहाँ पे, दैट इज़ द कॉज ऑफ एक्शन और दैट इज़ द प्लेस वेयर कॉज ऑफ एक्शन इज अरूज। सो वहाँ का जो कोर्ट है उनका जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगा। हाँ, इन ऑन सेकेंड वे वी कैन से कि दिल्ली के जगह पे बाकी के जो उसके ब्रांच ऑफिस है जहाँ पे वो ईमेल एक्सेस हुआ है वहाँ पे भी हम लोग फाइल कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जुरिस्डिक्शन जो है वो हेड ऑफिस जहाँ पे वहाँ पे अप्लाई होगा। सो यहाँ पे दिया आपको सर्टन प्रोविजंस आर गिवन हियर। प्रोविजंस क्या बोले, प्रोविजंस शेल अप्लाई notwithstanding that the place where the computer resource is located but may be different from the place where electronic record is deemed to have received। सो आपका जो मेन सर्वर है, आपका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब जो मैंने आपको ईमेल सेंड किया वो आपने रिसीव कहाँ पे किया, बैंगलोर में किया। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपका सर्वर या आपका मेन हेड ऑफिस अगर बैंगलोर में सॉरी दिल्ली में है तो आप सारे रिकॉर्ड, सारे जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है वो वहाँ पे ही एक्सेस करेंगे। आप और कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप जहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं देन हम लोग वहाँ का जुरिस्डिक्शन पकड़ेंगे और उसके बेस के ऊपर विल बी फाइलिंग अ केस अगेंस्ट यू। सो यहाँ पे क्या बोला है, फॉर दिस फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इफ अ ओरिजिनेटर और एड्रेसी हैज मोर देन वन प्लेस ऑफ अ बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कि आपका एक से ज़्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस है, देन प्रिंसिपल प्लेस जो भी रहेगा, हेड ऑफिस जो भी रहेगा, शेल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस, ये कंसिडर होगा और वो जहाँ पे वो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगा। इफ द ओरिजिनेटर और एड्रेसी डज नॉट हैव एनी प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब मैं घर से काम कर रहा हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ, या फिर आप देखो कि हम लोग अमेजोन पे जो छोटे छोटे बिजनेसेस देखते हैं तो वो अपने घर से ही प्रोडक्ट्स आपको मैन्युफैक्चर करके डिलीवर कर रहे हैं। तो माई रेसिडेंशियल एड्रेस दैट इज ऑल्सो माई प्रोफेशनल एड्रेस इज वेल और माई ऑफिस एड्रेस इज वेल। सो वो टाइम पे क्या होगा, रेसिडेंस जो है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस शेल मतलब कंपल्सरी बी डीम टू बी द प्लेस ऑफ बिजनेस। यूजुअली द प्लेस ऑफ रेसिडेंस इन रिलेशन टू बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी मतलब बड़े कंपनीज जो है उनके पास ये जो प्लेस ऑफ रजिस्टर जहाँ पे से हुआ है उनका ऑफिस, वो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कंसिडर होगा। सो आपका ऑफिस रजिस्ट्रेशन जो है, आपको जो लाइसेंस मिला है तो उसमें आपने अपना ऑफिस का रजिस्ट्रेशन जो बताया हुआ है वो सपोज आपका घर का एड्रेस है या ऑफिस का एड्रेस है, तो वो रजिस्ट्रेशन जो एड्रेस से हुआ है वो प्लेस कॉज ऑफ एक्शन वो प्लेस पे हम लोग बोलेंगे कि आया है, और वो जो प्लेस का एड्रेस रहेगा वो कोर्ट का सबसे पहले जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगा। So from the given provision, it is clear that the place of dispatch and the receipt of electronic records and the communication can be agreed upon between interacting parties. However, there are where there is no agreement, it shall be, अगर agreement नहीं है, then it shall be deemed that the electronic record has been dispatched at a place where the original
एज हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। सो आपको अगर कोई भी कम्युनिकेशन अगर हो रहा है, ईमेल, कोई एक इनवॉइस आ रहा है ऑनलाइन, तो वो कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है ना। तो वो टाइम पे प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स डिस्पैच हुए, सॉरी जहाँ पे वो रिकॉर्ड्स रिसीव हुए, वो आपका जुरिस्डिक्शन वहाँ पे अप्लाई होगा। सो वही हम पे बता रहे, द लॉ मेंशन्ड clearly that the stipulated place of dispatch and the receipt of electronic record is notwithstanding the fact that the place where the computer resource located is different. So the law is clarified that where the originator or addressee has more than one place of businesses, बराबर है, मल्टीपल ब्रांचेस अगर है आपके, तो फिर आपका प्रिंसिपल या हेड ऑफिस जहाँ पे है वही आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कंसिडर होगा और वहाँ पे ही हम लोग केस फाइल करेंगे। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब बड़े कंपनीज की बात कर रहे हैं हम लोग, कॉर्पोरेट कंपनीज जो रहता है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज, उसको हम लोग टेक्निकली ये वर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। सो आई होप यहाँ तक मैंने आपको जो भी कुछ एक्सप्लेन किया वो क्लियर है। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ फॉरेन जजमेंट्स इन इंडिया। सो यहाँ से हम लोगों का एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। वी लेफ्ट विथ वेरी लेस टाइम अपना लेक्चर का, तो अभी अगर ये सेम टाइम पे अगर मैं चालू करूँगा तो कंप्लीट नहीं होगा, एंड नेक्स्ट टाइम वापस मुझे ये सेम रिवाइज करना ही पड़ेगा। सो बेटर दैट वी कैन कंटिन्यू विद दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। नाउ टेल मी, इज देयर एनी डाउट्स फ्रॉम एनी ऑफ यू? एनी डाउट्स, एनीवन? जल्दी बोलो। Anyone, any doubts you can ask. Hello, any doubts, anyone? Say yes or no. Any doubts? Hello, just one student, बाकी सब सो गए क्या? Okay, ठीक है। So if there are no doubts then I'll stop today's lecture here.